हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु। आज मैं आप लोगों को 30 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, साइंस का है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। फिजिक्स का ये क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि यह टोटल 30 प्लस जो एग्जाम बेस्ड है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी हो गया, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बेस्ड है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारसिक। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसिक। और एक पारसिक बराबर होता है 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 3.3 इंटू 10 to the power 16 मीटर। 3 × 10 के पावर 16 मीटर। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? एक होता है दूरी और दूसरा होता है विस्थापन। एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। पहले देखिए दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी होता है कि समझ लीजिए यहाँ से हमको, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो दूरी है, जैसे ये समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म कोचिंग है और ये हम अपना रूम से निकले और यहाँ से जब हम चालू किए प्लेटफॉर्म, अपने रूम से चालू किए प्लेटफॉर्म कोचिंग जाना है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि हम यहाँ से गए। सबसे पहले गए हम यहाँ से, पहले यहाँ पे कहीं पे चाय पिए। उसके बाद चाय पीने के बाद हम एक रूम, अपने दोस्त के रूम पे गए और उसके बाद फिर अब हम प्लेटफॉर्म कोचिंग आए। एक काम ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ देखिए, दूसरा है कि सीधा हम लोग, कभी कल होता है कि सीधा हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चले गए। तो समझिए यहाँ से गए तो ये हो गया 3 मीटर, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 मीटर हो गया, ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया 2 मीटर। और ये टोटल जो हो गया ये है यहाँ पे 5 मीटर। तो सीधा इसमें क्या करना है देखिए, दूरी क्या होगा, जो सबसे लंबा डिस्टेंस है, सबसे लंबा डिस्टेंस उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किए, कितना गया दूरी के लिए देखिए, हमको निकालने के लिए 2 + 3 प्लस और ये जो 2 दिया है, टोटल मिला के कितना हो गया, 3 × 2 = 5 = 7। 7 मीटर आ जाएगा दूरी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, मतलब विस्थापन जो हो गया, जो हम लोग डायरेक्ट गए यहाँ से लेके यहाँ तक जो गए 5 मीटर आ गया, ये आ गया विस्थापन। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। एक हो गया हमारा यहाँ से लेके हमको वहां जाना है, तो अगर हम ऐसे घूम करके जा रहे हैं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आए, इधर से इधर तक आए, इधर से, तो ये हो गया हमारा दूरी। और हम क्या कि सीधे अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले गए तो ये हो गया हमारा विस्थापन। मतलब छोटा वाला जो रास्ता होगा, छोटा वाला रास्ता होगा वो होता है हमारा विस्थापन। और जो बड़ा वाला होगा रास्ता, सीधा मतलब सिंपल में है, बड़ा वाला होगा दूरी होगा। और दोनों का एस आई मात्रक क्या है, तो विस्थापन और दूरी का मात्रक है मीटर, जो है दोनों का मात्रक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं। दूसरा है क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या होगा? इसमें क्या बताना है देखिए, पहला है कोई भी कार्य नहीं है, ऋणात्मक कार्य है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं है, अधिकतम कार्य है। देखिए समझ जाइए, हमको इसमें कार्य बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कार्य बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या हो गया यहाँ पे, एफ हो गया बल, एस हो गया यहाँ पे विस्थापन, और ये हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है ये हो गया कार्य। इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए विस्थापन यहाँ पे क्या बोला है, हमको किसको धक्का देना है, दीवार को धक्का देना है, दीवार को धक्का देना है।
समझ लीजिए कि ये दीवार है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसके पीछे दीवार है, मतलब इसी को पकड़ लेते हैं कि ये दीवार है। इसको जो हम अगर अगर हम ऐसे धक्का देंगे, तो कितना ये विस्थापित होगा, कितना होगा? थोड़ा-सा भी धक्का दे पाएँगे दीवार को? नहीं दे पाएँगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि विस्थापन यहाँ पे हो गया 0, विस्थापन का मान हो गया सीधा यहाँ पे हो गया 0, ठीक है? तो अगर विस्थापन जब 0 हो गया, तो कार्य क्या हो गया सीधा? जब 1 0 हो गया, तो 0 से कुछ किसी को भी गुणा करेंगे, तो वो आ जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा? जो देखिए यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। 0 मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। ये हो गया दीवार को। अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए ये बॉटल है, ये बॉटल है, इसको पकड़ लीजिए कि ये एक बॉटल है। इसको हम धक्का देंगे तो पहले तो एक बल लगेगा, और इसको हम तो धक्का दे पाएंगे आसानी से, तो यहाँ पे कार्य 0 नहीं होगा। ये क्या है? बॉटल है, इसको हम आराम से यहाँ से वहां धकेल सकते हैं, कुछ मीटर या कुछ जितना भी होगा मीटर सेंटीमीटर धकेल सकते हैं, तो यहाँ पे जो है कार्य इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? मैक्सिमम बताना है कि अधिकतम कब होगी। तो क्या है? उसे गिराने के तुरंत बाद, उसकी आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, और भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुंचने के बाद। देखिए यहाँ इसको कंसेप्ट को समझिए। ये क्या बोला है? एक मकान की छत, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा छत, ये हो गया छत, ठीक है? की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक पत्थर जब हम ऊपर से गिराएंगे, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा है भूमि, ये है भूमि, ठीक है? अब देखिए, जब हम लोग इसको देखिए, जब ये है छत और ऊपर से हम जब पत्थर गिरा रहे हैं, तो यहाँ पे है भूमि। तो इसको देखिए, यहाँ पे जब नीचे में क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है? 0 होता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉरी, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 0 होता है। जो स्थितिज ऊर्जा है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो यहाँ पे 0 होता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या होता है? वो होता है महत्तम, मैक्सिमम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? महत्तम, मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब इस पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो यहाँ पे हो जाता है महत्तम हो जाता है। देखिए महत्तम हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा महत्तम, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, यहाँ पे हो जाता है 0। और ठीक जो मध्य वाला जो भाग है, यहाँ पे मध्य भाग में पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा, ठीक मध्य वाला भाग है। तो चलिए इसको देख लिया अच्छा से। इस हिसाब से इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही उत्तर आएगा, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। देखिए यहाँ पे बताना क्या है? यहाँ पे बताना है गतिज ऊर्जा के बारे में कि कब अधिकतम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहुंचने से ठीक पहले, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, देखिए यहाँ पे महत्तम हो गया। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और एक चीज बता देते हैं, ये गतिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर होता है। देखिए हम लोग अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये हो गया हम लोग स्थितिज ऊर्जा में है। और जैसे ही हम एक गति लेके यहाँ से लेके यहाँ आ गए, यहाँ से लेके हम गति लेके आ गए, तो ये हो गया हमारा इसमें हम लोग क्या हो गया? गतिज ऊर्जा आ गया। जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे हैं, तो मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में है, और यहाँ से जब हम एक गति लेके आगे आगे, तो आ गया, इसी को हो गया कि गतिज ऊर्जा, ठीक है? चलिए अगला नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देखिए,
किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? जैसे कि हम लोग देखिए इसको रियल लाइफ से भी जोड़ के साइंस को पढ़ेंगे हम लोग। साइंस क्या है? नॉर्मल रियल लाइफ ही है। जैसे जब हम लोग दरवाजा खोलते हैं, कभी भी मॉल में जाइएगा, मॉल में या फिर कभी भी घर पे भी देखिएगा, मॉल में अधिकतर लिखा रहता है, एक वर्ड लिखा रहता है। देखिए एक वर्ड लिखा रहता है वहां पे, पुश। इस टाइप से लिखा रहता है, पुश। और एक वर्ड लिखा रहता है वहां पे, पुल। ठीक है। तो जब हम लोग दरवाजा को अपने से दूसरी तरफ खींच उसको धकेलते हैं तो उसी को बोलते हैं पुश, और अपनी साइड खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पुल। तो ठीक है, चलिए देखिए ये है पुश और पुल। दरवाजा पे आप गौर कीजिएगा, आज के बाद गौर कीजिएगा, जब मॉल में जाइएगा तो इसी को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना। हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग उसको एक बार धक्का दे रहे हैं, ठीक है, और एक बार उसको खींच रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बहुत सिंपल है ये। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा इसको पहले देख लेते हैं कि बल बराबर, मतलब कि फोर्स बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। m है द्रव्यमान और a है यहाँ पे त्वरण। a है यहाँ पे त्वरण। और अगर बल का एस आई मात्रक अगर पूछ दे, एस आई मात्रक बल का क्या होगा? तो होगा न्यूटन। बल का एस आई मात्रक होगा न्यूटन हो जाएगा। और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, एक न्यूटन न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 10⁵ है ये, 5 डाइन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग को क्या करते हैं? दुगना कर देते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा ये बताना है। मतलब की हो गया, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और हमको क्या दुगुना कर देना है? देखिए यहाँ पे वेग को हम लोग क्या कर दिए? वेग को हम लोग दुगना कर दिए। तो जब एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या कर दिए? देखिए गतिज ऊर्जा दिया है हाफ एम वी स्क्वायर है, तो इसमें हमको वेग को देखिए, तो गतिज ऊर्जा डैश बराबर क्या कर दिए? हाफ एम वी क्या है? देखिए वी है वेग, वी है वेग, तो वी डैश बराबर ले लेते हैं हम लोग। क्या करना है? इसमें दोगुना कर दिया, दुगुना कर दिया है, मतलब कि 2v। जब हम यहाँ पे v के जगह पे 2v करेंगे तो 2v का स्क्वायर कितना होता है? 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4v स्क्वायर। तो सीधा देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 2v का स्क्वायर कर देना है तो कितना आ जाएगा? 4v स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 4 बाहर से कॉमन ले लिए और इसके अंदर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यही हमारा क्या है? देखिए यहाँ पे लिखे थे, इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा डैश बराबर आ जाएगा 4ke। क्या हो जाएगा? 6 गुना हो गया, 4 गुना हो गया यहाँ पे गतिज ऊर्जा। इस हिसाब से क्या हुआ? सही उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर आ गया, 6 गुना हो गया। गतिज ऊर्जा यहाँ पे 6 गुना हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है, ये जो क्वेश्चन है ये अभी अभी रिसेंटली ग्रुप डी के एग्जाम में भी इसी टाइप का जस्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है, मतलब क्या करता है, जनरेटर के बारे में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जनरेटर वर्ड आया। जनरेटर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं जनरेटर का। जब शादी ब्याह में क्या होता है, जनरेटर का हम लोग शादी ब्याह में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक विद्युत को हम लोग वहां पे विद्युत लाने के लिए करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, करंट लाने के लिए। तो इसका मतलब सीधा इसमें ऑप्शन में देखिए कि जनरेटर जब आया तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर। यांत्रिक मैकेनिकल को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा जनरेटर का, हम लोग देखिए इसको सिंपल इसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये हो गया जनरेटर का काम। अब हमारे साथ इसका आगे जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, देखिए इसका उल्टा क्या होता है, जस्ट उल्टा काम किसका होता है, इसका उल्टा काम होता है मोटर का। किसका होता है, मोटर का काम होता है जस्ट इसका उल्टा। मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को मोटर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि देखिए हम लोग मोटर का यूज कहाँ करते हैं, जब हमको कुछ जैसे कि फैन में ही पहले उसमें इलेक्ट्रिक देते हैं, उसके बाद मोटर घूमता है, तो उसके बाद मैकेनिकली कुछ उसमें काम होता है। तो वो क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया मोटर। जनरेटर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में मोटर भी आ सकता है, इसलिए मोटर को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस हिसाब से जनरेटर का क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है देखिए, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का क्या है पहला समीकरण, गति का कितना समीकरण होता है, तीन समीकरण होता है। क्या क्या होता है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, पहला यहाँ पे होता है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहला है, इसको हमको इसमें क्वेश्चन में पूछा है, गति का पहला समीकरण जो होता है ये होता है। दूसरा है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये गति का पहला समीकरण है। दूसरा यहाँ साइड में लिखते हैं, देखिए दूसरा में है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो है गति का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तीसरा है। अब यह देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग है u, u है प्रारंभिक वेग, v है, जो v है ये अंतिम वेग है, a यहाँ पे त्वरण है, और t जो है यहाँ पे समय है। सेम इसी प्रकार से s यहाँ पे है विस्थापन, ठीक है, या फिर कोई स्थान पकड़ लीजिए। u हो गया इनिशियल, इनिशियल जो वेलोसिटी होता है u, प्रारंभिक वेग, इस हिसाब से a दिया गया है त्वरण है, सेम यहाँ पे तीसरे में भी दिया है। हमको निकालना किसका है, पहला समीकरण का निकालना है, किसके किसके बीच के संबंध है। इस हिसाब से देखिए इसका एक डायरेक्ट दो इसका शॉर्ट ट्रिक है। पहला है, देखिए पहला के लिए क्या करना है, ये आपको इसी हिसाब से याद करना पड़ेगा। सबसे सिंपल किसका किसका बीच बताना है, तो फर्स्ट वाला ले लेंगे हम लोग, पहला जो बोल रहा है और अंतिम जो लिखा है बस इसी का वेग संबंध बताता है। इसी हिसाब से देखिए पहला क्या है, यहाँ पे वेग है, अंतिम क्या है, समय है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। वेग और समय, बीच वाला को हमको छोड़ देना है, बीच वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही है, लेकिन आपको यही सिस्टम से याद करना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, देखिए दूसरे में अब आते हैं। दूसरे में क्या है, हमको पहला वाला स्टार्टिंग वाला और अंतिम वाला बस हमको ध्यान देना है, ये टी है। पहला क्या है, यहाँ पे स्थिति दिया है, और अंतिम क्या है, यहाँ पे समय दिया है। तो ये किसका दूसरा वाला समीकरण बताएगा कि स्थिति और समय का संबंध बताएगा दूसरा वाला। और जो तीसरा यहाँ पे दिया है, तीसरा दिखाई दे रहा है मे बी, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तीसरा जो है देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तीसरा क्या है, ये v क्या है, वेग है, और s जो दिया है यहाँ पे,
एस है यहाँ पे, स्थिति जो है ये है एस। तो तीसरा वेग और स्थिति का बीच संबंध बता रहा है तीसरा। ये हो गया यहाँ पे पहला इसका जो है ट्रिक हो गया, मान सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक बता रहे हैं, सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा मान लीजिए तीनों समीकरण में सीधा u बराबर ले लेना है 0 और a बराबर ले लेना है 0। सीधा यही करना है, u बराबर ले लेंगे हम लोग 0, जो प्रारंभिक वेग है u उसको 0 ले लेंगे, और जो a ले लिए त्वरण इसको हम लोग बस 0 मान लेंगे। तो चलिए देखिए पहला समीकरण में v बराबर u प्लस at, जब हम इसको 0 जब मान लिए और इसको हम लोग इसमें a त्वरण मान लिए 0, तो अब हमारा क्या बचा, बस हमारा v बचा, वेग बचा, और हमारा समय बचा, t बचा। तो वेग और समय, देखिए वेग और समय इसी हिसाब से देखिए u इसमें भी 0 मान लेंगे और यहाँ पे भी हम लोग मान लेंगे a हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 मान लेंगे। तो क्या बचेगा, देखिए क्या बचेगा, स्थिति और बचेगा समय। इसमें मान लेंगे u 0 और यहाँ पे a मान लेंगे, अगर 0 मान लेते हैं तो बचेगा क्या, बस स्थिति बचेगा और वेग बचेगा। तो इस हिसाब से क्या बचा, देखिए इस हिसाब से हमारा बचा है, ये है वेग, ये है वेग, और बस हमारा बचा यहाँ पे समय, ये बचा समय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्या आएगा, वेग और समय आएगा पहला समीकरण से। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला बोला है बस, इसीलिए वेग और समय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। अभी हम लोग पहला देखे, अभी हम लोग पहला देखे थे, 1 मिनट। अब इसमें देखिए क्या बोला है, अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे, गति के दूसरे समीकरण, देखिए इसमें दूसरा का बात बोला है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस भी किए हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में इसको डिस्कस भी किए हैं। दूसरा समीकरण क्या था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए बस इसमें हमको क्या मानना है, ये वाला फॉर्मूला मान लेते हैं, या ये वाला ट्रिक, यू ले लेना है यहाँ पे 0, उसमें भी लिए थे, और इसमें त्वरण भी ले लेना है 0। जैसे ही हम यहाँ पे यू लेंगे 0, अगर ये ले लेते हैं हम 0 और त्वरण ले लेंगे 0, तो हमारा बचेगा क्या, बस स्थिति बचेगा, स्थान बचेगा, और बस समय बचेगा, टी बचेगा, स्थान और समय। इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्या है ये है स्थान, ये है स्थान, और यहाँ पे इसका आ जाएगा टी है यहाँ पे समय, ये है इसका समय। ये हो गया पहला। दूसरा ट्रिक क्या बोले थे, कुछ नहीं मानना है, सिंपली आपको इसको याद करना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है दूसरा समीकरण गति का। तो इसको बस क्या मानना है, बस स्टार्टिंग वाला ले लेना है s जो कि है स्थान, और लास्ट वाला है समय जो कि है t, बस इसका यही मानना है। इसी हिसाब से इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है, इसको देखिए। बहुत कोई इसका आंसर डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि 9.8 न्यूटन, लेकिन ये कैसे आया इसको हम लोग देखते हैं। देखिए भार निकालना है, भार, भार बराबर होता है, भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं, भार बराबर होता है m गुने g। हम लोग g का वैल्यू का मान जानते हैं, g बराबर कितना होता है, g गुरुत्वीय त्वरण, g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर 9.8। और देखिए कितना दिया है हमको, द्रव्यमान कितना दिया है, ये है m है द्रव्यमान, और g है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, 1 किलोग्राम, एक है यहाँ पे इसका द्रव्यमान। सिंपली देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैठा देंगे गुने g का वैल्यू कितना है, तो 9.8 कितना आ जाएगा
9.8 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 9.8। अब यहाँ पे एक अंतर है कि भार का यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे इसका यूनिट क्या आएगा, भार का यूनिट। तो भार और बल, इसको याद कर लीजिए, भार और बल दोनों का यूनिट जो होता है वो न्यूटन ही होता है। क्या आएगा इसका यूनिट, न्यूटन आ जाएगा, इसका आ जाएगा न्यूटन। तो इसका आंसर कितना आ गया, भार बराबर आ गया 9.8 न्यूटन आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भार बराबर, देखिए इसको रिपीट कर देते हैं, भार बराबर होता है m गुने जी। m है द्रव्यमान और g है गुरुत्वीय त्वरण। और भार और बल दोनों का जो यूनिट होता है, दोनों का यूनिट SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ताप का SI मात्रक क्या है। ताप का SI मात्रक बताना है कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, SI मात्रक बताना है, ठीक है। तो ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। और केल्विन को हम लोग कैपिटल, देखिए केल्विन को हम लोग इससे हम लोग डिनोट करते हैं, इसका मात्रक है केल्विन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, ताप का ये हो गया सीजीएस मात्रक। सीजीएस, सीजीएस क्या है, सीजीएस है यहाँ पे, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से हो गया सेकंड। सीजीएस मात्रक हो गया सेल्सियस ताप का। और एस आई मात्रक जो हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, केल्विन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है ताप, आपको ताप और उष्मा के बीच में अंतर बताना है। एक हो गया ताप और दूसरा हो गया कि उष्मा। ताप और उष्मा के बीच में अंतर बताना है। देखिए उष्मा क्या है, उष्मा क्या है, तो उष्मा एक ऊर्जा है। उष्मा क्या है, उष्मा एक ऊर्जा है। और ताप क्या है, तो ऊर्जा के मात्रक को ही क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ऊर्जा के मात्रक को ताप कहते हैं। इसी हिसाब से उष्मा का अगर इकाई पूछा जाए तो उष्मा का इकाई क्या होगा, उष्मा का इकाई हो जाएगा जूल, क्योंकि उष्मा एक ऊर्जा है। और ताप का जो है वो इकाई क्या होगा, तो हम लोग अभी डिस्कस ही किए थे, ताप का इकाई होगा केल्विन हो जाएगा। यही अंतर है। उष्मा क्या है, तो एक ऊर्जा है। और ताप क्या है, तो ताप है उष्मा के मात्रक को ही हम लोग, उष्मा के मापन की क्रिया को ही हम लोग ताप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिसेंटली यहां से भी बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन, देखिए दाब का हमको यहाँ पे विमा निकालना है। क्या है, दाब का हमको विमा निकालना है। दाब मतलब कि प्रेशर। तो क्या होता है, दाब बराबर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। एफ क्या है, बल है, और ए है इसका क्षेत्रफल। यहां पे लिख देते हैं, दाब बराबर आ गया बल बाई क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर इसका हमको यूनिट पूछ दे दाब का, तो क्या आ जाएगा, यहां से देखिए एफ आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा न्यूटन और ए आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से दाब का यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे है, देखिए एफ है ऊपर में, तो एफ के लिए आ जाएगा न्यूटन और ए के लिए आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका एस आई मात्रक आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा इसका हमको क्या निकालना है, विमा निकालना है। इसको देखिए एफ बराबर, अब क्या होता है विमा के लिए, एफ बराबर एम गुने ए। और ए है यहाँ पे, एरिया दिया हुआ है मतलब क्षेत्रफल है, तो यार इसको अभी ए ही रखते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एम है हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केजी। और ए दिया है, ए है यहाँ पे त्वरण। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण के लिए।
मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि नीचे जाएगा। देखिए नीचे कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया दिया है यहाँ पे, तो एरिया को हम लोग क्या कहते हैं कि इसको, एरिया मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए क्या लिख दिए यहाँ पे, लिखे मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर से एक, यहाँ पे मीटर स्क्वायर ये कट गया, अब बचा क्या, बचा हमारा केजी, केजी। उसके बाद आया मीटर, आ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स आ जाएगा, मीटर इनवर्स, मीटर के पावर -1 आ जाएगा। एस जब वहां पे ऊपर जाएगा, एस के पावर -2 आ जाएगा। तो इसका क्या गया, केजी, एम के पावर -1, एस के पावर -2 आ गया। केजी है द्रव्यमान, एम है मीटर है, और एस है समय है यहाँ पे। अब इसको केजी के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, केजी के लिए हम लोग एम लिखते हैं, मीटर है दूरी, लंबाई के लिए हम लोग, मीटर के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एल, और एस जो है, एस क्या है, समय है, समय के लिए वीमा में हम लोग ये सब यूज करते हैं। एस के लिए होता है यहाँ पे टी लिखते हैं, समय के लिए कैपिटल टी, तीनों एम एल टी लिखेंगे, बस यहाँ पे बैठा देना है। क्या आएगा देखिए, केजी के लिए हमको क्या लिखना है, एम लिखना है यहाँ पे, एम। उसके बाद एम के लिए क्या लिखना है, एल, तो एल के पावर -1, और उसके बाद एस लिया, एस का क्या है, एस क्या है यहाँ पे, एस को हम लोग टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए टी के पावर -2। ऑप्शन में देखिए एम एल के पावर -1, टी टू दी पावर -2, ये कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, और एक और चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, एम के पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है कि 1 है, तो इस हिसाब से मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, एम के पावर 1, एल के पावर -1, और टी टू दी पावर -2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए इसको इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु का संवेग क्या होगा। देखिए किसी वस्तु का संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर हो गया, संवेग मतलब हो गया मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग पी से उसको डिनोट करते हैं, इकाई है इसका, पी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी। एम क्या है, एम है द्रव्यमान, और भी है यहाँ पे वेग। तो मोमेंटम संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुने वेग। इस हिसाब से देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे दिया है इसका, क्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए इसमें द्रव्यमान, द्रव्यमान होना चाहिए, और उसके बाद पहला हो गया द्रव्यमान, और ये होना चाहिए वेग। ऑप्शन को चेक कीजिए कि कहाँ पे दिया है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं ये गलत है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि देखिए द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पे तो निर्भर करता ही है, ये भी गलत है। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, देखिए द्रव्यमान भी है वेग भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। इस संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है पीको सेकंड। देखिए क्या है, पीको सेकंड किसके बराबर होता है, क्या बताना है यहाँ पे, पीको सेकंड किसके बराबर होता है। तो पीको सेकंड मतलब हो गया कि 10 की पावर -10 को ही कहते हैं पीको सेकंड। ये सब डायरेक्ट है, इसको याद कीजिएगा। पीको सेकंड बराबर होता है 10 के पावर -10 होता है, और 10 के पावर -6 बराबर क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, माइक्रो, यही होता है माइक्रो। 10 के पावर -6 जो होता है, -6 होता है, इसी को कहते हैं माइक्रो, और माइक्रो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं माइक्रो को, ठीक है। और 10 के पावर 12 जो है, इसको हम लोग कहते हैं टेरा,
10 के पावर 12 को हम लोग कहते हैं टेरा। अगर एक्सा लिखा हो, देखिए अगर एक्सा लिखा हो तो 10 के पावर 18। अगर पेटा लिखा हो, इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर पेटा लिखा हो तो पेटा बराबर होता है 10 के पावर 15 होता है। ठीक है, चलिए, तो पीको सेकंड बराबर हो गया 10 के पावर -10। अगला क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कोई कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, देखिए जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध की बात किया है श्रृंखला में, मतलब कि श्रृंखला मतलब हो गया, कभी कभी श्रृंखला के स्थान पे सीरीज भी लिखा रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी साइंस में श्रृंखला के स्थान पे सीरीज भी, इंग्लिश वर्ड भी लिखा रहता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कई प्रतिरोध है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, और यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ है। तो तीनों में R1 R2 R3 ये क्या है, तीनों श्रृंखला में सीरीज में है तीनों। तो तीनों में क्या होगा, जो करंट जाएगा, करंट तीनों में सेम होता है, सीरीज में जो होता है करंट वो सेम होता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या हो जाएगा। तो करंट का देखिए तीनों में सेम होता है, एक ही रहता है, मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब होता है कि सेम, इसी का मतलब होता है सेम, एक ही हो जाएगा, करंट तीनों में बराबर ही रहेगा। यहाँ पे अगर करंट अगर आई है तो यहाँ भी करंट आई ही रहेगा और यहाँ पे भी करंट आई रहेगा, तीनों पे करंट आई रहेगा सीरीज में, श्रृंखला में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो जो करंट है वो एक ही रहता है, एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है। किसका बताना है, बल का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे सीजीएस दिया हुआ है, देखिए सीजीएस मात्रक, बल का एस आई मात्रक नहीं पूछा है। अगर बल का एस आई मात्रक पूछता है तो एस आई मात्रक सिंपल है कि न्यूटन होता है, एस आई मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन इसमें पूछा क्या है, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक होता है बल का, होता है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है डाइन, और न्यूटन जो है ये बल का एस आई मात्रक है। सीजीएस मतलब क्या होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम और एस से हो गया सेकंड। ठीक है, चलिए और देखते हैं, जूल दिया है, जूल किसका है, तो कार्य का एस आई मात्रक है, कार्य का एस आई मात्रक है जूल। ठीक है, कार्य का एस आई मात्रक जो है वो है जूल, और बल को तो अभी हम लोग परिभाषित भी कर दिए थे, तो वहां से वो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। और एक न्यूटन, यहाँ से एक अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि डाइन होगा, बल का सीजीएस मात्रक होगा डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, चलिए दो राशियों की समान विमा के युग्म में कौन गलत है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, विमा बताना है, देखिए, और इसमें गलत बताना है, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। हम लोग जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों का एस आई मात्रक जब एक है तो उसका विमा भी समान होगा। एस आई मात्रक क्या है, जूल, कार्य और ऊर्जा का, तो उसका विमा भी समान होगा। आवेग और संवेग दोनों का, उसका जो है विमा समान है। कोणीय वेग और आवृत्ति इसका भी समान है। और बल और ऊर्जा, यहाँ देखिए बल का, देखिए बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है, बल बराबर एफ बराबर